हेलो स्टूडेंट्स, मैं निधि स्वागत करती हूँ आपका टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट के मैथमेटिक्स स्मार्ट लेक्चर सीरीज में। और आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी का 4th चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। और इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में, जैसे कि लाइन सेगमेंट्स, पॉइंट्स, कर्व्स, पॉलीगन्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शेप्स के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ज्योमेट्री क्या होती है। ज्योमेट्री इज बेसिकली ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसके अंदर हम साइज, शेप्स, पोजीशंस, एंगल्स एंड डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी पर्टिकुलर पिक्चर या फिगर की साइज क्या है, उसका शेप क्या है, उसका पोजीशन क्या है, क्या एंगल्स होंगे, क्या डायमेंशंस होंगी, इन सब चीजों के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं वो है आपकी ज्योमेट्री। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ज्योमेट्री is a branch of mathematics that studies the sizes, shapes, positions, angles and dimensions of things. Right? तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है कि flat shapes like squares, circles, triangles are part of flat geometry and are called 2D shapes. अब 2D शेप्स और फ्लैट ज्योमेट्री, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर की एक विड्थ है, ये वाली जो साइड है वो स्क्वायर की विड्थ है, और ये वाली जो साइड है ये स्क्वायर की लेंथ है। ठीक है, तो हमारे पास स्क्वायर में दो चीजें हैं, वन विड्थ एंड सेकंड लेंथ। ऑल्दो हम ये जानते हैं कि स्क्वायर की ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन फिर भी विड्थ और लेंथ दो डायमेंशंस या दो साइड्स उसमें गिवन है। सेम अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में भी हमारा एक विड्थ होता है और एक लेंथ होती है, एक विड्थ और एक लेंथ, कि वो कितने विड्थ का होगा और उसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में हमारे पास ये साइड होती है, जो ये ट्राइंगल की साइड है इसकी कितनी लेंथ होगी या कितनी डायमेंशन होगी वो गिवन होता है हमें, प्लस हमें एंगल गिवन होता है एक, कि हमारी ये लाइन कौन से एंगल पे बनेगी। ठीक है, या सर्कल की बात करें तो हमें एक पॉइंट गिवन होता है जिसे हम सर्कल का सेंटर बोलते हैं, और एक रेडियस गिवन होता है जो कि उस पॉइंट से इतने डिस्टेंस यानी कि आर डिस्टेंस में हमारा सर्कल बनेगा। तो इस टाइप की शेप्स जिनमें केवल दो डायमेंशंस होती हैं, लेंथ और विड्थ, या जो 2D प्लेन पर बनाई जा सकती हैं, ऐसी शेप्स को हम क्या बोलते हैं, 2D शेप्स। राइट, अब नेक्स्ट है हमारा 3D ऑब्जेक्ट्स और 3D शेप्स। अब हम 3D शेप्स के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे पास एक थर्ड डायमेंशन और आती है, आइदर हाइट और डेप्थ। अब जैसे हम इस क्यूब के बारे में बात करें तो ये वाली जो साइड आपको दिख रही है ये क्यूब की विड्थ होगी। राइट, ये वाली साइड जो एक आपको विजिबल है ये क्यूब की लेंथ होगी। ठीक है, और ये वाली जो आपको दिख रही है एक साइड ये होगी क्यूब की हाइट। तो यहां पर हमारे पास क्यूब में 3 डायमेंशंस आ गई, एक उसकी विड्थ, एक लेंथ और एक हाइट। सिमिलरली अगर क्यूबॉइड की बात करूं तो ये विड्थ होगी, राइट, ये उसकी लेंथ होगी और ये उसकी हाइट होगी। तो ऐसी शेप्स जिनके अंदर हमारे पास दो के अलावा तीन डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि क्यूब है आपका, विड्थ, लेंथ और हाइट, तो ऐसे शेप्स को हम क्या बोलते हैं, 3D शेप्स। राइट, ये तो हो गए हमारा ज्योमेट्री का बेसिक्स, कि हमारे पास
दो टाइप की पिक्चर्स या इमेजेस या फिर शेप्स होती हैं, आइदर 2D और 3D। 2D शेप्स वो जिनके पास सिर्फ दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेंथ और विड्थ, और 3D शेप वो जिनके पास लेंथ और विड्थ के अलावा एक थर्ड डायमेंशन भी होती है, जो कि या तो हाइट हो सकती है या फिर डेप्थ हो सकती है। राइट, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है हमारा points. Now, point is what? Point determines a location. Point determines a location. अगर मेरी स्क्रीन पर कोई एक पॉइंट इस तरीके से, मान लो मैं P लिखूं, तो ये एक पॉइंट है। अब पॉइंट सिर्फ इस पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है, सिर्फ इस वाली लोकेशन को आपके पूरी स्क्रीन, ये जो आपकी पूरी स्क्रीन है, आपको जो पूरी स्क्रीन अभी विजिबल हो रही है, उस पूरी स्क्रीन पर सिर्फ एक पॉइंट को या फिर सिर्फ एक डॉट को जो लोकेट कर रहा है, वो है आपका पॉइंट P। तो इसलिए हम कहते हैं कि अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन। पॉइंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, मतलब कि पॉइंट की ना तो लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, और ना ही उसकी कोई थिकनेस होती है। ठीक है, लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस, ये तीनों ही डायमेंशंस पॉइंट के नहीं होते, आर नॉट पॉइंट डायमेंशंस, नॉट पॉइंट डायमेंशंस। हमारा जो पॉइंट है वो सिर्फ एक लोकेशन डिटरमाइन करता है, उसके कोई और कैरेक्टरिस्टिक लाइक लेंथ, विड्थ या थिकनेस नहीं होती है। ठीक है, जैसे A है, ये एक पॉइंट है, B है, ये एक पॉइंट है, C है, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, अब अगर आगे देखें तो नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट। अब हमें ये देखना है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट देखने के लिए हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे हमारा एक पॉइंट है A और यहाँ मेरा एक पॉइंट है B। राइट, अब अगर मैं A से B पर ट्रेवल करूं तो मेरे पास बहुत सारे पाथ्स होंगे। एक मान लो ये पाथ है, एक मेरे पास ये पाथ है, ठीक है, एक मेरे पास ये पाथ है और एक मेरे पास ये पाथ है। ठीक है, अब मैं इसको बोल देती हूँ पाथ 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब मेरे पास A से B जाने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी 4 पाथ गिवन है, लेकिन आपको देखने से ही पता लग रहा होगा सबसे छोटा पाथ कौन सा है। ये वाला मेरा जो थर्ड वाला पाथ है वो सबसे छोटा है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली A टू B, स्ट्रेट A टू B जा रहा है, स्ट्रेट A टू B जा रहा है। दो पॉइंट्स के बीच में आपका जो भी पाथ स्ट्रेट होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। अब जैसे A और B पॉइंट को मिला के मैंने जो एक लाइन बनाई है, ये लाइन हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। और इसे हम क्या कह सकते हैं? AB बार। इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं AB बार, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट पाथ होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, जैसे A उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और B उसका एंड पॉइंट है। राइट, एक स्टार्ट पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। तो दो पॉइंट्स के बीच में एक पाथ जो इन दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करता हो लेकिन स्ट्रेट हो और शॉर्टेस्ट हो, with this is called as line segment. Now see here, mark any 2 point A and B, right, A and B, and try to connect A to B by different possible routes. तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं डिफरेंट पॉसिबल रूट्स के, लाइक 1, 2, 3 and 4. Now the shortest path
that join point A B including A and B is a line segment. अब अगर जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि दो पॉइंट्स हैं A और B, उनको कनेक्ट करने वाला जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा जिसमें A और B भी इंक्लूड होंगे, दैट इज योर लाइन सेगमेंट. और पाथ जो स्ट्रेट होगा वही आपका शॉर्टेस्ट होगा. ठीक है, तो अगर किसी पाथ के या किसी दो पॉइंट्स के लाइक P एंड Q के बीच में आप स्ट्रेट पाथ कनेक्ट करें और P उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और Q उसका एंड पॉइंट हो, तो हम इसे क्या बोलेंगे? PQ इज अ लाइन सेगमेंट. PQ इज अ लाइन सेगमेंट, राइट. अब नेक्स्ट है हमारा लाइंस. अभी पीछे हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा था कि अगर A और B स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में मैं एक पाथ बनाऊं, स्ट्रेट पाथ, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट होगा. तो लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस है? चलिए बात करते हैं लाइन और लाइन सेगमेंट के डिफरेंस की. नाउ इमेजिन दैट अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम A to B is extended beyond A in one direction and beyond B in other direction without any end. Like ये क्या कह रहा है कि अगर मैं A की लाइन सेगमेंट को, A का जो लाइन सेगमेंट है इसको एक डायरेक्शन में बढ़ा दूं विदाउट एनी एंडिंग पॉइंट, और यही काम मैं दूसरी साइड से करूं, B से भी इस लाइन को कहीं पर एक्सटेंड कर दूं विदाउट एनी एंडिंग पॉइंट, तो ये बन जाएगी आपकी लाइन, जिसको मैं डिनोट कर रही हूं L1 से. सो लाइन जो है आपकी, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, राइट. लाइन का कोई स्टार्ट पॉइंट और कोई एंड पॉइंट नहीं होता है. वो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनफाइनाइटली बढ़ सकती है, लेकिन अगर आपने उसके किसी पार्ट को या लाइन को एंडिंग पॉइंट दे दिए A और B, तो दैट इज योर लाइन सेगमेंट. जैसे ये L1 है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये यहां से टिल इंफिनिटी आगे चलती जाएगी और ये यहां से भी टिल इंफिनिटी आगे बढ़ती चली जाएगी. तो ये एक लाइन है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. लेकिन अगर इस लाइन पर मैंने दो पॉइंट बना दिए, एक A और एक B. अब मैंने बोला कि एक लाइन A से स्टार्ट हो रही है और B पॉइंट पर खत्म हो रही है, तो ये लाइन नहीं हुई, ये एक लाइन सेगमेंट हुआ जो किस पे लाई कर रहा है? लाइज ऑन लाइन L1. ये लाइन सेगमेंट L1 लाइन पर लाई कर रहा है. ठीक है, तो लाइन और लाइन सेगमेंट में यही डिफरेंस है कि लाइन का कोई स्टार्ट या कोई एंड पॉइंट नहीं होता है और लाइन सेगमेंट का स्टार्ट और एंड पॉइंट दोनों होते हैं. नाउ सी दिस डेफिनेशन. अ लाइन इज अ लाइन सेगमेंट which does not have any end points. मतलब उसका ना तो कोई स्टार्ट पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ लाइन. टाइप्स ऑफ लाइन में हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस की. इंटरसेक्टिंग मतलब जो एक दूसरे को क्रॉस करती हो. अब जैसे यहां देखिए आपके पास दो लाइन है, एक L1 और एक L2. एक L1 और एक L2. L1 इस डायरेक्शन में है और L2 इस तरीके से है, और ये दोनों लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हमने नाम दिया है O, उस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं. या फिर मैं ये भी कह सकती हूं कि ये जो O point है, this point is common for both
L1 एंड L2। सो ऐसी लाइंस जिनका कोई एक कॉमन पॉइंट हो, दे आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइन, या जो किसी एक सिंगल पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करती हो, दे आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। If two lines have one common point, they are called as intersecting lines. Right? अब next type देखते हैं। Next type है हमारा parallel lines। अब intersecting lines में तो ये था कि वो lines जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर, एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, यानी कि क्रॉस करें, तो वो हमारी होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब पैरेलल लाइंस में इसी का उल्टा है, इसी का अपोजिट है। ऐसी लाइंस जिसको हम पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में जितना भी बढ़ा लें, वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। वो लाइंस किसी भी पॉइंट पर कभी मीट नहीं करेंगी। ऐसी लाइंस होती हैं हमारी पैरेलल लाइंस। देखिए, जैसे ये M है और ये N है। अब अगर ये M और N को मैं स्ट्रेट लाइन को किसी भी डायरेक्शन में इधर बढ़ाऊं या इधर एक्सटेंड करूं, चाहे मैं इधर एक्सटेंड करूं चाहे मैं इधर एक्सटेंड करूं। सिमिलरली अगर मैं N को कहीं इधर एक्सटेंड करती हूं और यहां पर भी इसको एक्सटेंड करती हूं, अब इन लाइन को मैं किसी भी डायरेक्शन में एक्सपेंड करूं, चाहे इधर, या N को एक्सपेंड करूं इधर या इधर, ये किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगी या कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो ऐसी लाइंस जो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। लाइंस like these which do not meet are said to be parallel and are called parallel lines. Right? तो अब आगे देखते हैं। So next is your ray. रे के बारे में आप सब ने अपने डेली लाइफ में बहुत सुना होगा। जैसे कि हमने सुना है कि सन रेज आ रही है। तो रेज क्या होता है? बेसिकली आपके किसी एक पॉइंट से अगर बहुत सारी रेज डिफरेंट डायरेक्शन में, और जिस रे की जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में एक्सपेंड करती जाती है, तो इस टाइप की लाइंस को, जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस टाइप की लाइंस को हम क्या बोलते हैं? रे। जैसे कि हम देखते हैं सन कुछ इस तरीके का होता है और उससे बहुत सारी रेज हर डायरेक्शन में इस तरीके से निकलती रहती हैं। तो ये जो सारी लाइंस हैं जो सन से एमिट हो रही हैं, दीज आर कॉल्ड एज रेज ऑफ सन। राइट? इसी तरीके से अगर कोई एक पॉइंट है मेरा ए, जैसे कि ये वाला पॉइंट है ए, इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस जो किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सपेंड हो रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? रेज। A ray is a portion of line. It starts at one point and goes endlessly in a direction. जैसे कि ये B वाली लाइन है जो स्टार्ट तो एक पॉइंट से होती है लेकिन किसी एक डायरेक्शन में एंडलेसली जाती रहती है, किसी एक डायरेक्शन में। ठीक है? तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? रेज। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं कर्व्स के बारे में। कर्व्स का मतलब होता है नॉट स्ट्रेट। अब तक हमने पढ़ा लाइन एंड लाइन सेगमेंट जो कि स्ट्रेट होते हैं, एकदम सीधे होते हैं, लेकिन कर्व्स की जब हम बात करते हैं तो वो स्ट्रेट नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं अपनी नोटबुक पर कहीं पर पेन की टिप इस तरीके से रखूं और फिर उसको किसी भी डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करती जाऊं जिसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कर्व। तो यही हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इफ यू ड्रॉ सम लाइन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट द यूज ऑफ
रूलर। रूलर मतलब आपका स्केल। मतलब अगर मैं अपने पेपर पर अपनी पेंसिल को बिना उठाए कुछ भी ड्रॉ करूं विदाउट द यूज ऑफ रूलर यानी कि विदाउट द यूज ऑफ स्केल, तो जो एक इमेज आपके पास आती है वो क्या होती है? आपकी कर्व। कर्व मींस नॉट स्ट्रेट, जो कि स्ट्रेट नहीं होता है। अब बात आती है सिंपल कर्व और नॉन सिंपल कर्व की। अब देखिए, जैसे कि यहाँ आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो सिंपल कर्व है ये इस तरीके से लाइन पूरी विदाउट ब्रेकिंग, ये जो कर्व है ये एक पॉइंट से स्टार्ट होके वापस उसी पॉइंट पर आके मिल रहा है। लेकिन इस कर्व की जो बाउंड्री है, ये जो इस कर्व की बाउंड्री है वो कहीं पर भी एक दूसरी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रही है। तो ऐसे कर्व जो एक दूसरे को कहीं क्रॉस ना करे, इट इज कॉल्ड एज simple curve. If a curve does not cross itself, then it is called a simple curve. जहां पर उसकी बाउंड्री एक दूसरे को क्रॉस ना करे, राइट? अब नेक्स्ट ये वाली फिगर देखिए जो कि है नॉन सिंपल कर्व की। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस पॉइंट पर ये कर्व बाउंड्री और यहाँ से ये जो बाउंड्री आ रही है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। कर्व की जो बाउंड्री है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं? नॉन सिंपल कर्व, राइट? अब आगे देखते हैं। अब आगे है हमारे ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। अब इस तरीके से देखिए कि मैंने ये कर्व बनाया कुछ जिसका कि एक एंड पॉइंट है ये वाला और एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये स्टार्ट पॉइंट मान लो A और ये एंड पॉइंट मान लो B, ये दोनों कहीं पर आके मीट नहीं कर रहे हैं, यानी कि मिल नहीं रहे हैं। यहाँ पे कोई क्लोज्ड लूप नहीं बन रहा है या कोई क्लोज्ड रीजन नहीं बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ओपन कर्व। अ कर्व विच हैज ओपन एंड्स, इनके एंड्स क्लोज नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं? ओपन कर्व। और ये वाला कर्व देखिए जो कि मान लो ये A पॉइंट है और एक ये B पॉइंट है। अगर मैं A पॉइंट से इसकी बाउंड्री पर ट्रैवल करना स्टार्ट करूं तो वापस घूम के A पॉइंट पर आ सकती हूँ। इसके जो एंड्स हैं वो क्लोज्ड हैं। ये जो रीजन है आपको एक अंदर ये जो रीजन दिख रहा है ये पूरा, ये कैसा है? क्लोज्ड रीजन है। तो ऐसे कर्व जिसके ओपन एंड्स नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे क्लोज्ड कर्व, राइट? चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पोजीशन इन अ फिगर और कर्व के बारे में, ठीक है? देखिए, जैसे आपको एक पिंक कलर की बाउंड्री दिख रही है, ये पूरा एक कर्व है। ये जो रीजन है पूरा, ये कर्व के अंदर का रीजन है, ये एक कर्व है। अब यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, एक A, एक B और एक C। अब ये पॉइंट A जो कि इस बाउंड्री के यानी कि इस कर्व के अंदर है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इनसाइड ऑफ द कर्व और इंटीरियर ऑफ द कर्व, ठीक है? क्योंकि ये कर्व के अंदर लाई कर रहा है। अब ये जो पॉइंट है B, वो कर्व की एकदम बाउंड्री पर लाई कर रहा है, कर्व की एकदम बाउंड्री पे लाई कर रहा है, तो उसको मैं क्या कहूंगी? बाउंड्री ऑफ द कर्व और ऑन द कर्व, ऑन दी कर्व, क्योंकि वो उसकी बाउंड्री पे लाई कर रहा है। और ये वाला जो पॉइंट है C, ये हमारे कर्व की बाउंड्री से बाहर है, तो इसको मैं क्या कहूंगी? आउटसाइड ऑफ द कर्व और एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द कर्व। तो अगर कोई एक पॉइंट आपकी कर्व के अंदर लाई करता है तो उसको हम बोलते हैं इनसाइड, अगर बाउंड्री पे करता है तो उसे बोलते हैं ऑन, एंड अगर उसके बाहर करता है तो उसे हम बोलते हैं आउटसाइड दी कर्व। और ये जो रीजन है जो मैंने पूरा शेडेड किया है, ये जो पार्ट है मेरी स्क्रीन का जो उस बाउंड्री के अंदर आता है, इसको हम बोलते हैं रीजन, कर्व के इनसाइड रीजन, कर्व का इनसाइड रीजन।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स हमारी वो क्लोज्ड फिगर होती हैं जो एंटायरली बनती हैं लाइन सेगमेंट से। अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर which is made up of entirely of line segment। कैसे? देखिए, ये A और B के बीच एक लाइन सेगमेंट है, ये स्ट्रेट है। फिर B और C भी एक लाइन सेगमेंट है, C और D भी एक लाइन सेगमेंट है, D और E भी एक लाइन सेगमेंट है और E और A भी एक लाइन सेगमेंट है। सो इस तरीके की शेप्स जो छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स को एक साथ मिलाकर एक साथ ज्वाइन करके बनाई जाती है, ऐसी शेप्स को हम बोलते हैं पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स की साइड्स होती हैं, जो लाइन सेगमेंट जिनको मिला के एक पॉलीगन फॉर्म किया है उसे कहते हैं साइड्स। जैसे ये वाला जो एक पॉलीगन है उसकी एक साइड है AB, एक साइड है BC, ये वाली है AB, ये वाली है BC, ये वाली साइड है CD, ये वाली साइड है DE और ये वाली साइड है EA। क्योंकि ये वाली साइड कौन से दो पॉइंट से मिलके बनी है? A और B। और ये वाली साइड C और D, ये वाली साइड D और C। तो वो लाइन सेगमेंट जिनको जोड़ के पूरा एक पॉलीगन बनता है वो होती है हमारी साइड्स ऑफ पॉलीगन, राइट। अब आगे देखते हैं वर्टिसेस एंड डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन। वर्टिसेस या फिर वर्टेक्स, वर्टिसेस या फिर वर्टेक्स हमारा सेम चीज होती है। अब वो पॉइंट्स जो किसी पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट के स्टार्ट या फिर एंड पॉइंट है, स्टार्ट या फिर एंड पॉइंट है, उनको हम क्या बोलते हैं? या तो वर्टिसेस या फिर वर्टेक्स। जैसे मेरी ये एक लाइन सेगमेंट है BC और इसके पॉइंट कौन से हैं? एक C और एक B। तो इस B और C को हम क्या बोलेंगे? वर्टिसेस या फिर वर्टेक्स। द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर दो लाइन सेगमेंट मीट कर रही हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये वाली लाइन ED और ये वाली लाइन AE कौन से पॉइंट पर मीट कर रही है? E। तो E क्या होगा? वर्टेक्स। ठीक है, उसी तरह सारी लाइन एक दूसरे से मर्ज कर रही हैं, किसी ना किसी एक पॉइंट पर आके मर्ज हो रही हैं, तो ये क्या हुए? A, B, C, D और E वर्टेक्स। ठीक है, अब देखते हैं एडजेसेंट साइड क्या होता है। जैसे A और B और B और C, AB और BC जो दो लाइन सेगमेंट है, इनमें B एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है, जो कॉमन है। AB की बात करूं तो A स्टार्टिंग पॉइंट और B उसका एंड पॉइंट। BC की बात करूं या CB की बात करूं तो एक पॉइंट C और एक एंड पॉइंट B। तो ऐसी लाइंस जिनका आपस में एक एंड पॉइंट कॉमन है उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड्स। उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। जैसे AB और BC, AB और BC, AB और BC में B हमारा कॉमन है, तो AB एडजेसेंट होगी किसके? AB एडजेसेंट होगी किसके? BC के। उसी तरीके से BA और AE ये भी एडजेसेंट होंगी क्योंकि कॉमन पॉइंट है A। AE और ED भी एडजेसेंट होंगी क्योंकि कॉमन पॉइंट है E। लेकिन अगर बात करूं AE और DC की तो वो एडजेसेंट नहीं होंगी क्योंकि AE और DC में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, और एंड पॉइंट ऑफ सेम साइड ऑफ पॉलीगन। नेक्स्ट है आपका एडजेसेंट वर्टिसेस। अब जैसे ये एक साइड है EA और AB,
ई ए और ए बी साइड और ई ए साइड। ए किससे कनेक्ट है? बी से भी और ई से भी। ए डायरेक्ट पाथ के थ्रू बी से भी कनेक्ट है और ई से भी कनेक्ट है। तो जो ई और बी पॉइंट है, ई और बी वर्टिसेस हैं, वो एडजेसेंट होंगे किसके? ए के। अगर कोई भी एक पॉइंट जैसे डी कनेक्टेड है किससे? ई से और सी से, तो ऐसे पॉइंट्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू अ लाइन सेगमेंट, वो एक दूसरे के एडजेसेंट पॉइंट होंगे। और जो नॉन एडजेसेंट पॉइंट हैं जैसे ए और डी, ई और सी, बी और ई, अगर ऐसे पॉइंट्स के बीच में मैं कोई लाइन सेगमेंट क्रिएट करूं, तो वो क्या होता है मेरा? डायगोनल। वो होता है मेरा डायगोनल। जैसे ई और सी की बात करूं, ई और सी मेरे एडजेसेंट पॉइंट नहीं है क्योंकि ई और सी का कोई डायरेक्ट पाथ गिवन नहीं है। तो मैंने क्या किया, ई और सी के बीच में ये एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है, ये क्या होगी? डायगोनल। इसको हम बोलते हैं डायगोनल। तो जो हमारे नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं, अगर उन नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस के बीच में हम एक लाइन सेगमेंट क्रिएट करें, तो दैट लाइन सेगमेंट शुड बी कॉल्ड एज डायगोनल, राइट? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से कुछ पार्ट हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं कि कौन सी शेप किस टाइप की होती है या कैसे बनती है या उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। आगे चलकर हम इन शेप्स को यूज करेंगे और इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो आगे के चैप्टर्स में पढ़ने हैं। ये सिर्फ एक एलिमेंट्री आइडिया है शेप्स के बारे में, राइट? तो ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल बेसिकली क्या होता है? जिसके या तो 3 साइड्स हो और 3 ही एंगल हो। ऐसी शेप जिनकी 3 साइड्स हो और 3 ही एंगल हो। एंगल तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम साइड्स के बारे में पढ़ते हैं। सो डेफिनेशन क्या है? अ ट्राइंगल इज अ 3-साइडेड पॉलीगन। 3-साइडेड पॉलीगन मतलब ऐसी एक शेप जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो या 3 साइड वाला कोई पॉलीगन हो। जैसे एक तो हो गई ए बी, एक हो गई बी सी और एक हो गई ए सी। तो ये तीनों लाइंस, जब 3 लाइंस हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो क्या बनता है? हमारा पॉलीगन। ठीक है? और पॉलीगन कैसा होता है हमारा? अगर 3 लाइन सेगमेंट जैसे ए बी 1, बी सी 2 और ए सी 3, अगर 3 लाइन सेगमेंट में एक साथ कनेक्ट कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो क्या बनता है मेरा? ट्रायंगल। ठीक है? अब ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल इज अ पॉलीगन with least number of sides, with least numbers of side। हमने पीछे पॉलीगन्स में पढ़ा था कि क्लोज्ड फिगर, ऐसी क्लोज्ड फिगर जो एंटायरली बनती है किससे? लाइन सेगमेंट से। तो अगर मैं 2 लाइन सेगमेंट की बात करूं, एक ये वाली और एक ये वाली, मान लो ये है स्मॉल ए बी और एक ये बी सी, तो क्या इन 2 लाइन सेगमेंट से मिलके मेरा पॉलीगन बन रहा है? क्या ये पॉलीगन है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फिगर क्लोज नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें एक लाइन सेगमेंट और जोड़ दूं AC, तो ये पॉलीगन बन जाएगा। अगर मैं इसमें एक लाइन और जोड़ दूं जो ये वाली लाइन मैंने बाद में जोड़ी है। और ये क्या है? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हमारा कैसा पॉलीगन है? लीस्ट नंबर ऑफ साइड पॉलीगन जो होता है हमारा, वो क्या होता है? ट्रायंगल। कि हमें एटलीस्ट
3 साइड्स तो चाहिए ही चाहिए, 3 लाइन सेगमेंट तो चाहिए ही चाहिए एक पॉलीगन बनाने के लिए। ठीक है, सो ट्राइंगल इज द 3-sided polygon which is the least number of sides polygon, right? अब जैसे हमने कर्व में पढ़ा था, एक ये पॉइंट है P which is inside the triangle, एक ये पॉइंट है Q which is on the triangle, और एक ये पॉइंट है R which is outside the triangle। जो ट्राइंगल के इनसाइड रीजन में लाई कर रहा है वो पॉइंट है हमारा इनसाइड, जो बाउंड्री पे लाई कर रहा है वो है ऑन और बाउंड्री पॉइंट, और जो बाहर लाई कर रहा है वो है हमारा आउटसाइड। तो ट्राइंगल के जो अंदर का रीजन होता है, ये वाला जो शेडेड है, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर, और जो बाहर वाला एरिया है ट्राइंगल के बाहर जितनी भी स्क्रीन है आपकी, उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर। ठीक है, ट्राइंगल समझ आ गया? तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंगल। अब एंगल क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। जैसे ये 2 रेज हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है O, और 2 डायरेक्शन में जा रही हैं, एक इस यहाँ पर P और एक यहाँ पर Q। तो ये जो एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच में, इसे हम बोलते हैं एंगल। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ये वाली स्ट्रेट लाइन से ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये Q स्ट्रेट लाइन से P स्ट्रेट लाइन कितनी दूर होगी, इनके बीच में जो ये एक डिस्टेंस है या ये एक जो पॉइंट बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एंगल। देखिए, एन एंगल इज मेड अप ऑफ 2 रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड, राइट? एंगल जो बनता है वो 2 रेज के थ्रू बनता है, जब वो 2 रेज एक कॉमन एंड से स्टार्ट होती हैं। The 2 ray forming the angle are called the arms or sides of the angle। अब ये जो 2 रे हैं जो इस एंगल को बना रही हैं, ये जो 2 रे हैं जो इस एंगल को बना रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? या तो आर्म्स या फिर साइड्स ऑफ द एंगल। ठीक है, और ये जो कॉमन पॉइंट है 2 रे का, जहां पर ये दोनों रेज आके मीट हो रही हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो एंगल हमें समझ आया कि एंगल बनता है 2 रेज से जो कि एक कॉमन पॉइंट पे आके मीट होती हैं, तो वो है हमारा एंगल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज योर क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था कि ट्राइंगल क्या होता है हमारा 3-sided पॉलीगन। ट्राइंगल होता है हमारा 3-sided पॉलीगन। उसी तरह हमारा एक क्वाड्रिलेटरल होता है जो कि क्या होता है 4-side पॉलीगन। 4-side पॉलीगन, जैसे यहां आपको दिख रहा होगा, एक साइड है आपकी AB, एक BC, एक CD और एक DA। यहाँ पर ये 4 साइड्स आपको दिख रही होंगी, AB, BC, CD एंड DA। तो जो 4 लाइन सेगमेंट से बन के एक क्लोज्ड फिगर बनती है, वो होती है हमारी क्या? क्वाड्रिलेटरल। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर 2 रेज का या फिर 2 लाइन सेगमेंट का अगर एक कॉमन पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है, तो वो क्या बनाता है? उनका एंगल। वो क्या बनाता है? एंगल। तो ये वाला जो आपका एंगल होगा वो क्या होगा? एंगल C। ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा? एंगल B। ये वाला होगा एंगल A और ये वाला एंगल होगा एंगल D। अब एंगल B बनाने वाली आपकी 2 आर्म्स कौन सी हैं? एक BA और एक BC। एक BA और एक BC। सिमिलरली आपका D एंगल क्रिएट करने वाली 2 आर्म्स कौन सी हैं? एक
DC और एक DA. So this is your quadrilateral. A four-sided polygon is a quadrilateral. It has four sides and four angles. जैसे कि ये quadrilateral ABC जिसकी फोर साइड्स हैं AB, BC, CD एंड DA और फोर एंगल्स हैं. वो फोर एंगल्स कौन से हैं? और हाँ, एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस टाइप का कुछ एक सिंबल यूज करते हैं. तो इसके फोर एंगल्स कौन से हैं? एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D. राइट. अब आगे देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक यानी कि सर्कल. सर्कल सर्कल जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारे पिक्चर के अंदर कि एक क्लोज्ड कर्व है. क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगन नहीं है, क्योंकि पॉलीगन किससे बनते हैं? हमारे स्ट्रेट लाइंस के थ्रू. पॉलीगन्स बनते हैं हमारे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के थ्रू, लेकिन हमारे कर्व क्या होते हैं? जो कि स्ट्रेट नहीं होते हैं. तो सर्कल की शेप देख के आपको समझ आ रहा होगा कि दिस इज समथिंग विच इज क्लोज्ड कर्व. क्लोज्ड कर्व तो एक आपका इस तरीके का भी हो सकता है, लेकिन ये सर्कल नहीं है. या फिर कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, ये भी सर्कल नहीं है. तो ये सर्कल क्यों है? तो इसका एक लॉजिक है. देखो, जैसे मैं यहां पर एक कोई मिड पॉइंट लूं, जैसे मैं यहां पर एक कोई मिड पॉइंट ले लूं और इसको नाम दे दूं O, तो इस सर्कल की बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, मान लो एक ये पॉइंट है A, यहां पर है B, यहां पर है C, यहां पर है D. तो अब इस सर्कल के ऊपर मान लो E, F, G और दिस इज H. अब इस सर्कल के ऊपर या इस क्लोज्ड कर्व की बाउंड्री के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं A, B, C, D, इन सब का डिस्टेंस इससे इक्वल होगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा. तो सर्कल क्या है हमारा कि अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं और उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर, उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर मैं एक इस तरीके का शेप क्रिएट कर दूं, तो वो सर्कल बनेगा जिसके सारे पॉइंट्स क्या हैं? इस पॉइंट से इक्वल है. हालांकि ये जो मैंने अभी बनाया है ये सर्कल जैसा दिख नहीं रहा है, या सर्कल है भी नहीं, लेकिन समझाने के लिए कि एक पॉइंट, उस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, उनको अगर मैं एक लाइन के थ्रू ड्रॉ कर दूं तो क्या बनेगा? सर्कल. और ये जो डिस्टेंस है, जो किसी एक मिड पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट. मिड पॉइंट या फिर ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं. ओरिजिन क्यों? क्योंकि यहां से हमारा सर्कल बनना स्टार्ट होता है, इसकी वजह से हमारा सर्कल बनना स्टार्ट होता है. तो ये जो ओरिजिन पॉइंट है, इससे इन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं रेडियस. रेडियस और रिप्रेजेंट करते हैं किससे? R से. तो जो एक लाइन सेगमेंट है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बनेगा, H तक, इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस. सो अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन सर्कल बाउंड्री. तो एक वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट को कनेक्ट करती है, जो पॉइंट लाई करता है सर्कल की बाउंड्री को, बाउंड्री पर, उसे हम कहते हैं क्या? रेडियस. अब अगर मैं बात करती हूं डायामीटर के बारे में, तो एक ऐसी लाइन या एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होके जाती है, उसको हम बोलते हैं डायामीटर. मान लो मैं इस पॉइंट B से कोई स्ट्रेट लाइन बनाऊं, पॉइंट B से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं, ये स्ट्रेट लाइन कहां गई? O पर, और फिर इस स्ट्रेट लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं आगे F तक. तो ये वाली जो लाइन है,
ये वाली जो एक लाइन है जो सर्कल की बाउंड्री पर दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, और किसके थ्रू होके कनेक्ट कर रही है, इस सेंटर पॉइंट के थ्रू, उसको हम बोलते हैं डायामीटर। अ डायामीटर इज अ कॉर्ड passing through the center of the circle. ओके, अब आगे कुछ पार्ट्स और देखते हैं सर्कल के। नेक्स्ट है हमारी chord. A chord of a circle is a line segment that joining any two point on the circle. हमने डायामीटर पढ़ा। डायामीटर हमारी वो कॉर्ड होती है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, लेकिन किसके थ्रू होकर, सेंटर पॉइंट के थ्रू होकर। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं बात करूं सिंपल कॉर्ड के बारे में, तो जैसे ये एक P पॉइंट है और ये एक Q पॉइंट है, अगर मैं इन P और Q के बीच में एक लाइन सेगमेंट बना दूं, तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, सिंपल कॉर्ड। इसको हम कहते हैं सिंपल कॉर्ड। अगर सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट को, जैसे मैं यहाँ पर फिर एक पॉइंट A ले लेती हूँ और एक पॉइंट यहाँ B ले लेती हूँ, सर्कल की बाउंड्री पर कोई भी अगर दो पॉइंट है, उनको कनेक्ट करने के लिए मैं एक लाइन सेगमेंट क्रिएट करूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक है, नाउ टू पॉइंट ऑन सर्कल विल मेक एन आर्क। अब कॉर्ड हमने समझ लिया, जैसे मेरे पास यहाँ P और Q थे, उनके बीच में अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, एक लाइन सेगमेंट बनाया, तो वो तो हो गया मेरा कॉर्ड। लेकिन अब अगर P और Q की जो ये वाली बाउंड्री है, जो सर्कल की बाउंड्री पर P और Q का डिस्टेंस है, या ये वाला जो पार्ट है, दो पॉइंट्स का पार्ट जो कि सर्कल की बाउंड्री पर ही है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। मतलब ये वाली जो लाइन है A और B की, जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, ये तो हो गई कॉर्ड। लेकिन जो ये वाली है, जो सर्कल की बाउंड्री पर लाई कर रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्क। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर दो पॉइंट है A और B और उनके बीच में एक लाइन सेगमेंट है, तो ये तो कॉर्ड हो गई, ये हो गई कॉर्ड। लेकिन अगर मैं इस पार्ट को पूरा शेडेड कर दूं, जो कि आर्क और कॉर्ड के बीच में आता है, जो एनक्लोज्ड होता है किससे, आर्क और कॉर्ड से, क्योंकि ये जो सर्कल वाली बाउंड्री है ये आर्क होगी AB की, और ये जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है ये होगी कॉर्ड AB। तो कॉर्ड और आर्क के बीच में जो ये एक सेगमेंट बन रहा है, ये एक शेडेड एरिया जो आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक है, जैसे डेफिनेशन में हम देखते हैं, अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल enclosed by a chord and an arc is called segment of the circle. right, अब नेक्स्ट है हमारा सेक्टर। अब देखिए डेफिनेशन कहती है, a region in the interior of a circle enclosed by an arc on one side and a pair of radii on the other two side is called sector. ठीक है, जैसे देखिए मेरे ये दो पॉइंट हैं P और Q। अब ये जो P और Q है, उनकी जो ये वाली बाउंड्री है, ये तो हमारी आर्क होती है। हमने देखा कि अगर दो पॉइंट्स को हम सर्कल की बाउंड्री के ऊपर ज्वाइन करें, तो वो क्या होती है, हमारी आर्क। तो ये तो हो गया हमारा आर्क, और ये है मेरा सेंटर, ये C पॉइंट है मेरा सेंटर। तो C से मैंने एक रेडियस क्रिएट किया Q के लिए, और C से ही एक रेडियस लाइन बनाई मैंने कहाँ के लिए, P के लिए। ठीक है, तो ये जो मेरा रीजन आ रहा है, जो ये मेरा ब्लैक शेडेड रीजन है, इसके कितने पार्ट हो गए, एक रेडियस PC, एक रेडियस QC और एक आर्क PQ। तो इन तीन चीजों से, यानी कि ऐसा रीजन जो एनक्लोज होके बनता है एक आर्क से
ऑन वन साइड, जिसके एक साइड पर एक आर्क हो, और बाकी के दो साइड यानी कि ये 1 वाला और ये 2 वाला, बाकी के दो साइड आपके रेडियाई हो। रेडियाई मतलब पेयर ऑफ रेडियाई मतलब 2 रेडियस। रेडियाई इज बेसिकली अ प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। तो ऐसा रीजन जो एक आर्क और दो रेडियस के थ्रू बनता है वो रीजन होता है हमारा सेक्टर। ठीक है, तो ये हमने देखे आज सर्कल के कुछ पार्ट्स, और हमने कुछ बेसिक ज्योमेट्री शेप्स के बारे में हमने इसमें पढ़ा है, जो कि हम आगे के आने वाले चैप्टर्स में यूज करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इन लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट चैनल पर। और अगर इन लेक्चर्स की पिक्स चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से। हमारे आगे आने वाले लाइव सेशंस और डाउट सेशंस के लिए हमें फेसबुक पे फॉलो करें, और फर्दर एनी इंक्वायरी के लिए हमें ट्विटर पर फॉलो करें। एंड यस, अगर आपको कोई सजेशन या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब तक के लिए थैंक यू।